हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे देखें। पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं इंसोलेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सूर्य तप। फिर हम पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सूर्य तप का वितरण। देखिए, हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर पड़ता है वो पड़ता है 0 डिग्री लाइन पर। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा हम इसको बोलते हैं। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाओगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर भी घटता चला जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं साउथ पोल। तो देखिए, अर्थ का सबसे ठंडा जो इलाका है वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल ही होता है। तो फिर जरा आप सोचें कि इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों। इक्वेटर पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सबसे कम टेम्परेचर पड़ रहा है। ये अर्थ का सबसे ठंडा इलाका है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण है ये सभी की सभी फैक्टर्स। इन सभी फैक्टर्स में से हम पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सूर्य की किरणों के झुकाव के बारे में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूर्य तप पर वायुमंडल का प्रभाव। तो देखिए, हमारे अर्थ के ऊपर जितना भी जो टेम्परेचर में जो इतना बड़े जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सभी डिफरेंस क्रिएट होते हैं वायुमंडल के प्रभाव की वजह से भी। इस पर वायुमंडल के कुछ इफेक्ट होते हैं। अब जरा आप वायुमंडल के इफेक्ट को जानने से पहले आप यहाँ पर वायुमंडल की कुछ शक्तियों के बारे में जानिए। तो देखिए, इसकी जो पहली जो शक्ति है वो है बादल। दूसरी शक्ति है आर्द्रता। आर्द्रता को हम इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है जी। और जो तीसरा जो कारक है वो है हमारा डस्ट पार्टिकल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धूलिकण। अब इन सभी फैक्टर्स को हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे और ये सारे के सारे फैक्टर्स जो जो सूर्य तप जो पड़ता है वो उसको काफी हद तक मैनिपुलेट करने की ये कोशिश करते हैं। चलिए आइए समझते हैं कि किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। पहले हम यहाँ पर लेते हैं बादल को। देखिए, अगर हम बादल के बारे में अगर हम समझे तो बादल काफी हद तक रिएक्ट करता है एक मिरर की तरह। अब देखिए, जैसे आप एक मिरर के ऊपर जैसे आप टॉर्च डालते हैं तो ये क्या करता है, रोशनी को काफी हद तक नहीं पूरी तरीके से ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है यहाँ पर, है ना। लेकिन जो बादल है, बादल पूरी तरह से रोशनी को रिफ्लेक्ट तो नहीं करता, लेकिन काफी हद तक ये रोशनी को रिफ्लेक्ट यहाँ पर कर देता है। जैसे कि मान के चलिए कि जो सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें अर्थ पर पहुंच पा रही है 100 यूनिट। मान के चलिए 100 यूनिट ये यहाँ तक पहुंच पा रही है। तो उसमें से बादल 10 यूनिट्स को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा और वो सारी की सारी जो किरणें हैं, जो ऊर्जा है वो चली जाएंगी अंतरिक्ष के अंदर। यानी कि आप कह सकते हैं इसका 10% पार्ट बादल क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब देखिए, ये जो 10% ये जो यूनिट है ये क्या है, ये पूरी तरह से क्या चलेगी, वेस्ट चलेगी। ठीक है। इस वाली एनर्जी का हमारी अर्थ ने कोई कंज्यूम ही नहीं किया, यानी कि कोई कंजप्शन था ही नहीं 10% यूनिट का। चलिए फिर अब जानते हैं इसके दूसरे फैक्टर के बारे में। दूसरा फैक्टर था हमारी आर्द्रता। आर्द्रता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब जरा समझिए कि ये आर्द्रता है क्या, ये एक तरह की वाटर की ही फॉर्म है, लेकिन ये वाटर की दो फॉर्म है। ठीक है जी। पहली है गैस फॉर्म और जो दूसरी है वो है हमारी सॉलिड फॉर्म। अब देखिए, है क्या, ये जो आर्द्रता है ये गैस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में हवाओं के अंदर होती है। जब सूर्य की किरणें जब एटमॉस्फेयर के अंदर जब एंट्री करती है तो आर्द्रता काफी हद तक जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो एनर्जी है वो उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ये इसको अवशोषित कर लेती है। ठीक है जी। अब जब इसको एब्जॉर्ब कर लेगी तो ये जो हीट है ये क्या चली जाएगी, इतनी मात्रा में, काफी इतनी मात्रा में वेस्ट चली जाएगी। ठीक है। तब अब आपने यहाँ पर देखा जो हीट का जो कंजप्शन जो यहाँ पर हो रहा है वो दो तरीके से हो पा रहा है। पहला हमने बादल के बारे में पढ़ा, बादल 10 यूनिट को क्या कर रहा था, 10% को ये कर रहा था, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, जो कि पूरी 10% जो हीट वो सारी वेस्ट जा रही थी। अब यहाँ पर जो दूसरी यूनिट है वो है आर्द्रता, ये भी क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है, जिसकी वजह से हीट यहाँ पर क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। अब जरा इसके तीसरे फैक्टर को समझिए। तीसरा फैक्टर था हमारा डस्ट पार्टिकल्स।
है ना। अब देखिए ये जो डस्ट पार्टिकल्स है ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हवाओं के अंदर छोटी 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 क्वांटिटी के अंदर ये यहाँ पर रहते हैं। अब होता है क्या कि जब एनर्जी, जब जब सूर्य की किरणें जब इनसे टकराती हैं तो इनसे टकराने के बाद ये जो डस्ट पार्टिकल्स है इनको स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर का मतलब क्या होता है, ये इसको चारों तरफ ये इसको फैला देते हैं। ठीक है, जब एनर्जी जब चारों तरफ फैलती है तो इससे भी क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है जी, यानी कि हमने यहाँ पर तीन फैक्टर्स पढ़े हैं। इन तीन फैक्टर्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका जो निष्कर्ष सामने निकल करके ये आता है कि मान के चलिए ये है हमारा एटमॉस्फेयर, इसकी जो पूरी जो जो चौड़ाई है, ठीक है ना, जो इसकी जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई ये मान के चलिए 50 किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि जब सन की किरणों का जो एलिवेशन होगा, जो एंगल होगा, ये एंगल अगर इसका 30 डिग्री का होगा तो इसका मतलब है कि ये जो किरणें हैं ये इस एटमॉस्फेयर के ज्यादा क्षेत्र में से निकलेंगी। अगर ये ज्यादा क्षेत्र में से निकलेंगी तो इनका ज्यादा क्या होगा, कंजप्शन होगा, इस हीट का ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वेस्ट होगा। इसका मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा पोलर से। ठीक है जी, जो हमारा जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के एरिया में जो सन का जो जो कोण होता है, जो उनकी किरणों का जो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री के आसपास, जिसकी वजह से उनकी किरणें वायुमंडल के ज्यादा से ज्यादा पार्ट में से निकलती हैं, जिसकी वजह से इन किरणों का क्या होता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर हास होता है, यानी कि इन किरणों का सबसे ज्यादा वेस्ट होता है, जिसकी वजह से पोलर एरिया पर यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो पाता, जिसके कारण यहाँ पर माइनस में यहाँ पर टेम्परेचर जाता है। अब इसका कंपैरिजन अगर हम दूसरी चीज से करें, यानी कि अगर हम इक्वेटर से करें तो मान के चलिए ये है इक्वेटर की जगह और इक्वेटर के ऊपर ये है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसकी जो जो लंबाई है वो है 50 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। अब देखिए इक्वेटर पर जो सन का जो एंगल होता है वो होता है बिल्कुल 90 डिग्री पर। ठीक है जी, अब देखिए जब आप 90 डिग्री का एंगल बनाओगे तो इन किरणों को एटमॉस्फेयर के कम से कम क्षेत्र में से निकलना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनका जो वेस्टेज होगा, इनकी इन किरणों का जो हास होगा, जो पतन होगा, वो कम से कम मात्रा में होगा। ठीक है जी, जिसकी वजह से इक्वेटर पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जरा सोचिए ये 90 डिग्री का एंगल है, अब जरा सोचिए कि पोलर एरिया पे ये होता है 30 डिग्री का, यानी कि ये जो किरणें जाती है कैसे जाती है, ऐसे जाती हैं। ठीक है जी, अब जब किरणें अगर ऐसे जाएंगी तो ऑब्वियसली ये ज्यादा से ज्यादा एटमॉस्फेयर के भाग को कवर करेंगी, जिसकी वजह से इनका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर वेस्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर अब हम समझते हैं स्थल एवं जल के प्रभाव को। देखिए जो हमारी जो जमीन या फिर जो जल होता है वो काफी हद तक ये सूर्य तप के वितरण को बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, चलिए आइए समझते हैं। देखिए जो हमारा जो स्थल होता है, यानी कि जो हमारी जो जमीन होती है, ठीक है जी, जमीन बोले तो जमीन बनती किससे है, ये बनती है चट्टानों से, है ना। चट्टान हो गई या फिर बालू हो गए या फिर कोई भी अदर प्रकार की जो भी कोई मिट्टी होगी। होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें जब इनसे जब टकराती हैं तो देखिए जो पत्थर होते हैं, पत्थर बहुत ही जल्दी गर्म होते हैं, ठीक है जी, और बहुत ही जल्दी ठंडे भी पड़ जाते हैं, क्योंकि पत्थरों के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो हीट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, अगर हम इसके विपरीत अगर हम जल की बात करें तो देखिए जो जल होता है, जल के अंदर काफी ज्यादा कैपेसिटी होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए जल को गर्म होने में भी टाइम लगता है और उसका ठंडा होने में भी टाइम लगता है। ठीक है जी, अगर हम इसके वायु दाब की अगर हम बात करें तो देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा, जो पत्थर है, पत्थर दोपहर के टाइम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर। लेकिन जो जल है, जल बहुत जल्दी गर्म नहीं हो पाता, जिसके कारण दिन के टाइम यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर रहता है हाई प्रेशर। ठीक है जी, लेकिन जब जैसे ही रात आती है तो जैसे मैंने आपको कहा, जो पत्थर वो अपनी हीट को बहुत ज्यादा गवा भी देते हैं, बहुत जल्दी गवा देते हैं, तो रात के टाइम होते ही यहाँ पर हो जाता है हाई प्रेशर, क्योंकि ये जगह हो जाती है ठंडी। ठीक है जी, ये जगह हो जाती है ठंडी, तो यहाँ पर हो जाता है रात के टाइम हाई प्रेशर। लेकिन जो जल का जो स्वभाव है, मैंने आपको कहा था, ना तो ये बहुत जल्दी गर्म होते हैं और ना ही बहुत जल्दी ठंडे होते हैं, तो क्योंकि इसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब, धारण करने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा मात्रा में होती है, तो रात के टाइम यहाँ पर क्या बन जाता है, लो प्रेशर यहाँ पर बन जाता है। ठीक है जी,
तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ेंगे दिन की लंबाई अथवा धूप की अवधि के बारे में। तो सारी की सारी वीडियोस को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन आ सके। चलिए फिर, धन्यवाद।